अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्ट पढ़ा था दैट वाज कंप्यूटर मिसयूज एक्ट इन 1990। आज जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, और ये एक्ट हमारे पास है इन द ईयर ऑफ 1998। अब इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं कि 1998 डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, बट दिस एक्ट केम इनटू 1999 कि ये हमारे पास ओपन हुआ, एक्सप्लेन हुआ इनटू द ईयर ऑफ 1999। अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रॉम द 1984 एक्ट को, तो ये जो हमारे पास 1998 का एक्ट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मच मोर ब्रॉडर इन द स्कोप, कि ये ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर स्टडीज़ की मैदान में ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में ओपन किया गया। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास मिस यूज़ थे, जितने भी डाटा प्रोटेक्शन लॉज थे, ये उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द 2 पॉइंट्स कि हमारे पास इसमें जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है वो अबाउट द पर्सनल डाटा है। अब वो कहते हैं कि 2 तरह से हमारे पास पर्सनल डाटा को हम सेव करें। नंबर 1 इज़ द कंप्यूटराइज्ड पर्सनल डाटा, कि हमारे पास जो पर्सनल डाटा है हम उसको सबको तमाम को कंप्यूटराइज्ड कर लें। और अगर हमारे पास पर्सनल डाटा हेल्ड इनटू द मैनुअल फाइल्स, कि अगर वो मैनुअल फाइल्स में है तो वो स्ट्रक्चर्ड मैनुअल फाइल्स होनी चाहिए। अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर्ड मैनुअल फाइल्स में है वो इनटू द सीक्वेंस वे, कि वो हमारे पास जो फाइल्स हम उसको मैनुअल फाइल्स में अरेंज करेंगे तो वो इनटू द स्ट्रक्चर्ड वे, इनटू द सीक्वेंस्ड वे हम उसमें पर्सनल डाटा को शो करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे अबाउट द पर्सनल डाटा। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पर्सनल डाटा की, देन इट अप्लाइज टू एनीथिंग डन टू द पर्सनल डाटा। अब हम जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे पर्सनल डाटा के अंदर, अब वो कौन कौन सी होंगी। अब उसमें पर्सनल डाटा में कलेक्शन हो सकती है अबाउट एनी इंफॉर्मेशन, अबाउट एनी डाटा, अबाउट द पर्सन, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसको, उस डाटा को हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। अगर कोई डिस्ट्रक्शन है उसके अंदर, कोई डैमेज है, और सिंपली अगर कोई इंफॉर्मेशन इनटू द पर्सनल डाटा है, तो ये सारे का सारा जो डाटा है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो या तो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड वे में होना चाहिए, और अगर हमारे पास इट इज़ हेल्ड इनटू द पर्सनल मैनुअल फाइल्स तो फिर ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड मैनुअल फाइल्स होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो 2 मेन पॉइंट्स थे ये कवर करते हैं 1998 के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपीराइट एक्ट। अब ये जो कॉपीराइट एक्ट है इट वाज पास्ड इनटू द 1976, और ये जो कॉपीराइट एक्ट है वो एक प्रिंसिपल लॉ था दैट गवर्न्स द सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव भी है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का जो एक्ट है वो कौन सा है, वो कॉपीराइट एक्ट है विच इज़ पास्ड इनटू द 1976। अब जब ये एक्ट 1976 में बना तो 1983 में कुछ हमारे पास अमेंडमेंट्स थी जो इस एक्ट में की गई। अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन जो अमेंडमेंट्स थी वो हमारे पास थी, कुछ चेंजेस थी, यानी कि अमेंडमेंट मीन्स कुछ कोई ना कोई चेंज लेकर आना। तो यहाँ पर हमारे पास 1983 में इस कॉपीराइट एक्ट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई थी, और उन चेंजेस के बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ नाउ अ पनिशेबल क्राइम, कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो हमारे पास एक पनिशेबल क्राइम है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या चीज़ होती है कि देखिए, जितने भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, अब कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर वो हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट है, जिनके तमाम राइट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। अगर हम उसको इलीगल डुप्लीकेशन उसकी करते हैं, अगर हम उसको डुप्लीकेट अगर कोई भी करता है, उसको इलीगल बनाता है, उसकी कॉपी क्रिएट करता है, तो दैट इज़ नोन एज द सॉफ्टवेयर पायरेसी। आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है। पायरेसी का मतलब यह है कि अगर कोई कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो इसका मतलब है पायरेसी किसकी होगी, सॉफ्टवेयर की होगी। तो जो हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सॉफ्टवेयर की इलीगल डुप्लीकेशन करता है और वो सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर था, तो दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर पायरेसी। और अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट्स के जब चेंजेस हुई कॉपीराइट एक्ट में 1983 में, तो ये कह दिया गया कि जो सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा वो एक पनिशेबल क्राइम है, एंड द पनिशमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टीज, कि अगर ये कोई पनिशमेंट करता है तो उसको कोई ना कोई जो है वो जुर्माना दिया जा सकता है। और इसके अलावा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन जो है वो काफ़ी पनिशमेंट्स थी जो कि हमारे पास इस क्राइम की बेस पर दी जा सकती हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉपीराइट की डेफिनेशन को। तो ये कॉपीराइट की डेफिनेशन जो है वो ये भी मैं आपको जो समझाऊंगी दैट इज़ कंप्लीट कॉपीराइट डेफिनेशन। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से अच्छी तरह रीड आउट कर लें, प्रिपेयर कर लें। ये आपको पूरे जो है वो फुल 2x2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है। The copyright is an exclusive right to use a creative work or allow someone else to do। अब देखिए, जो कॉपीराइट है वो हमेशा एक ऐसे काम पर लगता है, एक ऐसा राइट है जो एक्सक्लूसिव राइट है।
इसका मतलब है ये राइट हमारे पास कुछ कोई खास काम के ऊपर होगा, किसी क्रिएटिव वर्क के ऊपर होगा, और इसके अलावा जो क्रिएटर होगा जिसने ये बनाया होगा उसके पास ये राइट रिजर्व होगा। अब ये उसकी मर्जी है क्रिएटर की कि वो अपनी इस अलाउ को, वो अपनी इस परमिशन को किसी और की तरफ ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि जो क्रिएटर है वो किसी और पर्सन को, किसी और जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये अलाउ कर सकता है कि वो उसके क्रिएटिविटी वर्क को यूज कर सकता है। तो ये मर्जी होती है ऑनर ऑफ द कॉपीराइट की। लेकिन जो कॉपीराइट होता है, आप देख लें अक्सर सीडीज आप उठा के देख लें, आपने देखा होगा उसके ऊपर सर्कल के अंदर एक कैपिटल R लिखा होता है, दैट इज ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड लिखा होता है। अक्सर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, हम आप जो है वो कोई भी प्रोडक्ट का रैपर उठाकर देख लें तो उसके ऊपर जो है वो अक्सर लिखा होता है कॉपीराइट, और इसके अलावा आर जो है वो सर्कल में लिखा होगा, नीचे सेंटेंस लिखा होता है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। तो दैट इज नोन एज द कॉपीराइट। वो कॉपीराइट शो करने का तरीका होता है। तो जो कॉपीराइट है वो हमेशा क्रिएटिव वर्क के ऊपर होगा, और उसका ऑनर कौन होगा? कॉपीराइट का क्रिएटर। ऑनर ऑफ द कॉपीराइट द क्रिएटर ऑफ द वर्क, कि जिसने वो काम क्रिएट किया है, उसकी इन्वेंशन की है, वो हमारे पास उसका ऑनर होगा। और ये ऑनर कौन होता है? यूजुअली द एम्प्लॉयर। तो हमारे पास कौन होगा? अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हम उसको एम्प्लॉय कहेंगे, और वो एम्प्लॉय है जिसने कॉपीराइट लगाया हुआ है। अब कॉपीराइट है वो ऑन टू द वर्क, क्योंकि वो उसका क्रिएटर है, तो इसलिए कॉपीराइट भी वो उसका ऑनर का भी कॉपीराइट वही होगा। Anyone to whom the original owner has transferred his rights, अगर हमारे पास जो ओरिजिनल ऑनर था कॉपीराइट का, उसने अपने राइट्स को किसी और को दे दिए हैं कि कोई और भी उसके क्रिएटिव वर्क को यूज कर सकता है, तो वो भी हमारे पास ऑनर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये वाज़ेह है कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल ऑनर होगा वो अपने राइट्स को ट्रांसफर करेगा। जैसे हम किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि हम वो हमारे काम को यूज कर सकता है, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कॉपीराइट के राइट्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर कर लें। ये आप पूरी डिटेल आपको 2/2 मार्क्स दे सकती है, आप इसको अच्छी तरह यहाँ से प्रिपेयर कर लें। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड मेड बाय द ब्रिलियंट एंड क्रिएटिव पीपल। अब देखिए जो हमारे पास न्यू चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजीज जो हम देख रहे हैं, सुनने में आ रही हैं, अब ये सारी जो एडवांसमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में जो लोग करते हैं, दे आर द ब्रिलियंट पीपल, दे आर द क्रिएटिव पीपल। अब ये उनकी पूरी की पूरी वर्क हार्ड है कि वो अपने न्यू आइडियाज़ को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, उसको बड़े बेहतर अंदाज से वो हमारे सामने लेकर आते हैं। अब ये जो न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू थ्योरीज हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो लिटरेरी वर्क में भी हो सकते हैं, वो म्यूजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आर्टिस्टिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑन टू द बुक्स भी हो सकते हैं, इन टू द आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ड्राइंग्स हैं। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दूसरे से बिल्कुल न्यू है, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वो हमारे पास क्या होगी? वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। द एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड मेड बाय द ब्रिलियंट एंड क्रिएटिव पीपल, कि जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में वो ब्रिलियंट और क्रिएटिव लोगों से हो रही हैं। दीज पीपल वर्क हार्ड टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज। अब ये जो लोग हैं ये वर्क हार्ड शो करते हैं ताकि वो अपने न्यू आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें। देयर न्यू आइडियाज एंड थ्योरीज कैन बी इन द लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक फॉर्म। अब ये तीनों फॉर्म्स में, लिटरेरी है, बुक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आर्टिकल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई ड्राइंग भी हो सकती है, वो कोई फोटोग्राफ भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई भी आपके पास ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो एक नई एडवांसमेंट है, बिल्कुल डिफरेंट एडवांसमेंट है। तो इस तरह के जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो बिल्कुल दूसरों से चेंज हैं, अब हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द कॉपीराइट लॉज। अब ये अब आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द कॉपीराइट लॉ। और कॉपीराइट क्या था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, तो ये दोनों के दरमियान में लिंक है। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर है, अगर कोई पर्सन सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो भी हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और वो सॉफ्टवेयर इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु डेवलप्स इट। और सॉफ्टवेयर किसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? उस पर्सन की जिसने इसको डेवलप किया। ही हैज़ द राइट टू सेल इन द मार्केट, वो अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में सेल कर सकता है, वो अपने राइट्स को किसी और के पास भी दे सकता है, यानी कि जो लोग उसके सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर सकती हैं, तो यहाँ पे जो उसका ऑनर होगा वो अलाउ करेगा कि वो तमाम अपने राइट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसके इस क्रिएटिव वर्क को, इसकी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, किसी को राइट्स देना, किसी को अपने राइट्स ट्रांसफर कर देना। कॉपीराइट एक्ट इज यूज्ड टू पनिश द पर्सन्स इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब जब हमारे पास कॉपीराइट एक्ट में चेंजेस हुई थी तो उसमें ये चीज़ भी शामिल हो गई थी जो कि बड़ी एक्सप्लेन थी, बड़ी वाज़ेह थी कि जो भी हमारे पास ऐसा बंदा है जो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर को विदाउट परमिशन तो वो क्राइम होगा और वो सॉफ्टवेयर पायरेसी में आएगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या था, इसको मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर हैं, अगर कोई इसकी इलीगल कॉपी जो है वो बनाता है, कोई इसकी इलीगल कॉपी या उसको डुप्लीकेट कर देता है इनटू द इलीगल वे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी होगा। तो ये हमारे पास आज 3 हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की। कॉपीराइट क्या चीज़ होती है, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, और सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। ये तीनों हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। इसी जो हमारे पास ये आज का लेक्चर है, यहाँ से आप तीनों की डेफिनेशन अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो ये आपको फुल बाय फुल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकती हैं। तो आज का यहाँ पे हमारे पास जो लेक्चर है वो एंड हुआ। इसके आगे हम कल इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।